तो स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में एनिमल सेल को ड्रॉ किया था, उसके बारे में जानकारी थोड़ी लगी थी। आज हम लोग प्लांट सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉ करना है। प्लांट सेल आपका क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है आउटलाइन, ये हम लोगों ने बॉर्डर क्रिएट किया है। अब इसके अंदर में ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, ये प्लांट सेल है, इसके पास में लार्ज वैक्यूल होगा, तो बड़ा एरिया इसका जो है वो ये वैक्यूल ले लेता है। क्लियर? न्यूक्लियस जो सेंटर में होना चाहिए एनिमल सेल में था, वो यहाँ पर साइड्स में आ गया। पेरिफेरल एरियाज में साइड्स में ये न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के पास सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और आप यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क्स को भी ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पर है। अब इसके बीच में, हाँ आपने सही बताया, ये क्या है यहाँ पे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी हैव टू ड्रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम इस साइड में ड्रॉ करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो था, रफ एंड स्मूथ। सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ एट लीस्ट 2। तो एक को हम लोग रफ बनाने के लिए क्या करेंगे, राइबोसोम्स डालेंगे। जिस पे राइबोसोम्स होगा वो होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम्स नहीं है वो आपका होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद यहाँ पर डिक्टायोसोम्स का, यहाँ पे गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, बट दिस गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, डिक्टायोसोम्स। क्या बोलेंगे इसको, डिक्टायोसोम्स। यहाँ प्लास्टिड्स पाया जाता है, तो आप इसको इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं प्लास्टिड्स को। और अगर आप किसी प्लास्टिड्स में जैसे क्लोरोप्लास्ट या कुछ भी ऐसे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने बताया था मोनोसिट है, और ये कहीं भी अवेलेबल है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर लिक्विड बना होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अब आइए, अगर मान लीजिए इस प्लास्टिड्स पे क्लोरोप्लास्ट को इंडिकेट करना है, थोड़ा सा और कमर्शियली करना है, क्वाइन लाइक अरेंजमेंट दिखा दीजिए, 2-3 दिखा करके उसको इंटरलिंक करिए, ठीक है। और इसका एक मेम्ब्रेन एक और दिखा दीजिए, और इसके अंदर डॉट्स डाल दीजिए। अब हम अगर इसके अंदर चाह रहे हैं तो वैक्यूल्स को और दिखा सकते हैं, वैक्यूल्स की संख्या और ज़्यादा होती है। सेंट्रोसोम यहाँ होना नहीं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं। प्लस इस पूरे इलाके में आप साइटोप्लाज्म को पहले डाल दीजिए। एरिया इज फिल्ड कंप्लीटली विद द साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर में स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, उसके लिए ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करने होंगे। कहीं भी है तो यू कैन ड्रॉ एनीवेयर, आप स्टार्च ग्रैन्यूल्स बना सकते हैं। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स का मामला नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब रीडिंग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले बाहर वाला ये मेम्ब्रेन जो आपका है, ये कहलाता है नंबर 1। क्या नंबर, सेल वॉल। क्या कहलाएगा, सेल वॉल। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेल वॉल, ठीक है। ये नंबर 2 है आपका मिडिल लैमेला। क्या है, मिडिल लैमेला। नंबर 3 ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, क्या है नंबर 4, साइटोप्लाज्म। नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप देखें स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, इसको भी इंडिकेट करिए नंबर 6 मानकर। स्टार्च ग्रैन्यूल्स, क्या है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ये आपका नंबर 7 प्लास्टिड्स। क्या बोलेंगे, प्लास्टिड्स। यहाँ पर ये जो लार्ज वैक्यूल है, इसके इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर लिक्विड को बोलते हैं 9 नंबर सेल सैक। मिला के किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये है आपका नंबर 10, दैट इज लार्ज वैक्यूल। क्या है, लार्ज वैक्यूल। इसको हम लोग बाद में डिटेल करेंगे, फिलहाल पहचान के लिए ये क्या नंबर 11, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब आइए, आपको हमने नाम बताया था इसका,
ये नंबर 12 है। बताइए नाम क्या है? डिक्टायोसोम्स। क्या है? डिक्टायोसोम्स। उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लोग देते हैं 13। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो राइबोसोम्स इसके लिए देते हैं 14। और इसको दिखाते हैं 15 पे, जो आपका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए न्यूक्लियस के अंदर चले, तो इसको आप ले लीजिए 16 न्यूक्लियस, उसी में दोबारा देंगे 17 करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इक्विडिस का आ गया आपका 18 न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये अंदर का जो नेटवर्क है 19 क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये आपका प्लांट सेल है। सारे लेवलिंग को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे आप। आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे स्ट्रक्चर की जानकारी लेंगे। टू अंडरस्टैंड सेल स्ट्रक्चर, हम लोग देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट मेम्ब्रेन, आइदर प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसके मेम्ब्रेन के बाद। दूसरा साइटोप्लाज्म, वो एरिया जो आउटसाइड न्यूक्लियस है, विदिन सेल मेम्ब्रेन है, इनसाइड साइटोप्लाज्म है, वो सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं इस साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सारे स्ट्रक्चर्स हैं। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क जो कि क्रोमोसोम्स बाद में बनेगा। तमाम बातें इसमें इस कैटेगरी की तहत हम लोग पढ़ेंगे। अब एक एक करके सबको देखेंगे, बट इससे पहले आप जानिए इन तमाम स्ट्रक्चर्स को 2 भागों में बांटा गया है, सेल ऑर्गेनल एंड सेल इंक्लूजन्स। जो भी इस पूरे में लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड व्हाट? सेल ऑर्गेनल। और जो इसमें डेड स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। क्या है? सेल इंक्लूजन्स जैसे वैक्यूल्स, सेल इंक्लूजन जैसे सेल वॉल, तो ये या स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ये सब सेल इंक्लूजन्स है। माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है तो ये सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या सेंट्रोसोम की बात करें, ये सब जो भी है गोल्गी बॉडी, सब लिविंग स्ट्रक्चर्स है और ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो अगर कोई ये सेल है तो उसका ये आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल जो है आपका, वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो डिफाइन कर सकते हैं द आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल ऑफ अ सेल, एनिमल से बेसिकली, तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग पहले ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर है क्या, कैसे बना हुआ है। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको एलैबोरेट किया गया, बड़ा किया गया, तो हम लोग पाते हैं ये स्ट्रक्चर कि इसके पास में ये एक लेयर पूरा कंप्लीट प्रोटीनस है, दूसरा लेयर भी प्रोटीनस है, और इसके बीच में फॉस्फेट एंड लिपिड का लेयर है। फॉस्फेट है एंड लिपिड का लेयर है जो इसमें फैला हुआ है। एग्जैक्टली इसको डिफाइन करने के लिए, इसके मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, बट बेसिकली ये जो बातें कहती है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये हुआ प्रोटीन का लेयर, यहाँ है प्रोटीन का लेयर, और यहाँ ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं लिपिड, क्योंकि इसमें ये हेड जो है ना फॉस्फेट है, तो इसको मिला के बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड। तो कुल मिला के एक सैंडविच मॉडल की तरफ दिख रहा है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। अब इसमें जो प्रोटीन्स है इसके कारण क्या हुआ? ये ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। पहला लेयर 3 लेयर से बना है, पहला लेयर प्रोटीन, दूसरा लेयर लिपिड्स, तीसरा लेयर प्रोटीन। ओके, अब इसकी खास बात है ये सेमी परमेएबल इन नेचर होता है। सेमी परमेएबल नेचर का मतलब होता है
कुछ चीजों को आने देगा, कुछ चीजों को नहीं आने देगा, यानी चुनिंदा चीजों को अंदर आने देगा, बाकी चीजों को अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। हम लोग इसके एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं? हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। आपने एग देखा, एग को अगर ऐसे, एग इज अ काइंड ऑफ सेल, पहले ये समझिए एग क्या है, एक सेल है। तो अगर एग का आउटर मोस्ट कवरिंग को हटा दिया जाए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ शेल हम हटा दें, तो उसके बाद जो मेम्ब्रेन मिल रहा है ना, उस मेम्ब्रेन को इस प्रकार हटाए कि वो हाफ पोर्शन उसका कप जैसा रह जाए। अब उसके अंदर आप क्या कीजिए कि आप पानी की बूंदों को डाल दीजिए, तो आप क्या पाएंगे? पानी की बूंदें टपक नहीं रही है, एक बूंद भी नीचे नहीं आ रहा है, हटा दीजिए। अब आप डालिए इसी के अंदर में पल्स बना हुआ दाल, जैसे बना हुआ दाल डालेंगे वो टप टप चूना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये जो दाल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बना हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जो उसके माध्यम से जा सकता है, वो चला है, वाटर नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार का ये एग्जाम्पल दिखाया, समझने के लिए बताया। वैसा ही होता है सेल मेम्ब्रेन, जो चुनिंदा चीजों को तो आने देता है, सब चीजों को आने नहीं देता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज, क्या नेचर है इसका? इसका नेचर है सेमी परमेबल, यानी सिलेक्टिव परमेबल इन नेचर। ओके, अब इसका काम क्या है भाई? सबसे बड़ा काम है प्रोटेक्शन। पहला काम तो ये, कोई भी चीज इधर से आएगा, अगर कुछ भी आ रहा है तो इसको सबसे पहले किसको फेस करना है? इस मेम्ब्रेन को फेस करना है, यानी ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? अंदर के इंटरनल ऑर्गेनल्स को, जो कुछ भी है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, शेप बना हुआ है, ये गोल है, सर्कुलर है या क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी है, तो शेप बनाने का काम भी कौन करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन है। तो पहला काम किया प्रोटेक्शन की, दूसरा काम क्या किया? इसने इस शेप ऑफ द सेल बनाया। तीसरा, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है और ये सेल है, ये मेम्ब्रेन इसको सीमित किया, ये मेम्ब्रेन इसको लिमिट किया। इस प्रकार से ये इस सेल को इस सेल से अलग कर कौन रहा है? मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। उसके बाद क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन ही है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनने में मदद भी करता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए, वो सब जो भी कुछ है ना, इससे ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम किया या बाउंड्री वॉल बन करके एक सेल से दूसरे सेल को अलग किया, शेप ऑफ द सेल बनाया, ठीक है, प्लस चुनिंदा मॉलिक्यूल्स को आने दे रहा है, एग्जिट और एंट्री का भी जगह बन रहा है। तो ये सारे फंक्शन है किसके? सेल के। ठीक है, ये सेल के नहीं, सेल मेम्ब्रेन की। किसके फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा है। फंक्शन नंबर 1, फॉर्म्स डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। सेकेंड, सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अदर। थर्ड, प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट, रेगुलेट्स entry and exit of various substances. Next, forms various cell structures like endoplasmic reticulum, vesicles, Golgi body, EDCLs. Clear है? सेल वॉल। अब बारी आती है सेल वॉल की। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। तो सेल वॉल इज व्हाट? इट इज आल्सो द आउटरमोस्ट बाउंड्री वॉल ऑफ द प्लांट सेल। तो ये जो सेल वॉल है, ये डेड स्ट्रक्चर है, ये लिविंग नहीं है, क्या है? डेड स्ट्रक्चर है। अब सवाल उठता है कि ये सेल वॉल बना किस चीज से है? ये सेल वॉल जो आप देख रहे हैं वो बना हुआ है सेलुलोज से। कौन सा मटेरियल? सेलुलोज। ये फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये सेलुलोज से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना है। तो इसका भी काम लगभग सेम है। क्या? इट फॉर्म्स अ डिफिनिट शेप ऑफ द प्लांट सेल। लिखते हैं, फॉर्म्स definite shape of plant cell
सेकेंड कॉमन बात दोनों में यही है, सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर, एक को दूसरे से अलग कर रहा है। तो सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर। थर्ड, ये इंटरनल सेल मेम्ब्रेन को, इंटरनल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को, सबको प्रोटेक्ट करता है। सेम, तो प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। फोर्थ, ये सेल को ड्राई अप होने से बचाता है। इस ड्राई अप होना, सूख जाना है, बोलते हैं डेसिकेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइंग अप, सूखने से बचाएगा। और क्या करेगा? ये एंट्री और एग्जिट का एक मीडियम है। 5, allows entry and exit of substances। सेल मेम्ब्रेन आपका सेमी परमेबल था, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्रीली परमेबल है, किसी चीज को अंदर आने और जाने की इजाजत देता है। यहाँ इसके बाद इसके अंदर कोई चीज या बाहर कोई चीज आएगा या जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप डिफ्यूजन जानते हैं। द डिफ्यूजन क्या था? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। जैसे अगर एक ग्लास पानी लिया, एक ड्रॉप इंक उसके अंदर डालिए, इंक वहां पर अपने आप फैलने लगता है। जहाँ ज्यादा है वहां से जहाँ कम है उस वाले इलाके में जाता है। तो ये जो फैल रहा है, दिस इज व्हाट? डिफ्यूजन। ये था डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। डिफ्यूजन ऑफ गैस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोने में अगरबत्ती जलाएं, तो अगरबत्ती जब जलाएंगे तो वहां पर इसकी जो फ्यूम्स है वहां पर ज़्यादा है। कुछ ही देर में ये पूरे रूम में फैल जाएगी। आप दूसरे कॉर्नर पे बैठे हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ कोई सुगंधित अगरबत्ती जल रही है। क्यों? बिकॉज अगर आप यहाँ हैं, ये आपका रूम है और आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए नॉस्ट्रिल्स आपके हैं, आप यहाँ पर हैं और ये यहाँ पर जला है, तो इसका फ्यूम डिफ्यूज कर रहा है हायर टू लोअर। फाइनली आप भी महसूस कर सकते हैं कि अरे रूम के अंदर में कोई स्मेल आ रहा है। तो ये था डिफ्यूजन ऑफ गैस। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। क्लियर है? तो ये किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने और जाने की इजाजत देता है, बिकॉज ये क्या है? फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये बात थी किसकी? ये बात थी प्लांट सेल की। एक बात और, प्लांट सेल जो हार्डनेस होता है ना, रिजिडिटी, उसमें भी इसका रोल बहुत अहम है, जो हम बाद में बताएंगे। क्लियर?